नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रदेश का बजट पेश करेंगे। कुल 24 प्रस्तावित बैठकों वाले बजट में 2300 से ज्यादा प्रश्न लगाए गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष के पास सरकार को घेरने, धान खरीदी, बढ़ते अपराध, अवैध शराब की बिक्री, हाथियों के आतंक और नशे के कारोबार जैसे कई मुद्दे हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए कमर कस ली है। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के हमले से साफ है ये सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। बहस करेंगे हर मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। मुझे खुशी है कि आप सब गढ़वो नया छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार करने के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। 22 फरवरी से 26 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 24 बैठकें होंगी। पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों और विजन का जिक्र करते हुए सदन को बताया कि सरकार ने अपने कामकाज से सभी वर्गों में नई उम्मीद जगाई है। खास तौर पर कोरोना संकट से निपटने और उसके संक्रमण को रोकने की दिशा में बेहतरीन काम किया है। राज्य में रिकॉर्ड 93 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। राज्य सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर ऐतिहासिक कार्य किया है। छत्तीसगढ़ को 11 विशिष्ट पुरस्कारों से केंद्र सरकार ने नवाजा है। राज्यपाल ने इसके अलावा सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई कि राज्य सरकार की विकास परक जनहितकारियों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रम को अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मददगार बने। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि भाषण में सरकार की भविष्य की कार्य योजना का उल्लेख नहीं है। वहीं जनता कांग्रेस के धर्मजीत सिंह ने राज्यपाल के पूरे अभिभाषण को नीरस और वास्तविकता से दूर बताया। इस अभिभाषण में कि सरकार की ओर से कुछ नए करने की उस दस्तावेज में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको उसमें डाला गया है और उसी को पढ़वाया गया है अभिभाषण से कि सरकार के जो आने वाले क्रियाकलाप की उसमें छाप दिखती है कि सरकार क्या करने वाली है, इसका उसमें पूरा अभाव दिखा है। बहुत ही नीरस, लचर, दिशाहीन और जो समाज और जो प्रदेश में व्याप्त समस्याएं हैं उनकी और इस अभिभाषण में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। कानून और व्यवस्था की स्थिति आप स्वयं जानते हैं कि पूरे प्रदेश में, स्वयं राजधानी में बहुत लचर है, लेकिन कानून व्यवस्था के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। विपक्ष द्वारा अभिभाषण को नीरस बताए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जो हमारी अचीवमेंट है अभिभाषण में उसका उल्लेख किया गया है। रविंद्र चौबे ने कहा कि संसदीय मर्यादाओं के तहत राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। सभी क्षेत्रों को माननीय राज्यपाल महोदय ने आज अपने अभिभाषण में कवर किया है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की भविष्य के लिए जो हमारी योजनाएं हैं वो स्वर्णिम भविष्य की तरफ ये अभिभाषण इंगित करता है। बजट सत्र के पहले दिन की कार्रवाई राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण के बाद मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस सत्र के लिए अब तक 2350 प्रश्नों की सूचना सदस्यों ने दी है। 24 स्थगन प्रस्ताव और 117 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जाहिर है बजट सत्र शुरू होने से पहले राज्य में धान को लेकर जमकर सियासत हुई। यही वजह है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा है। इसी बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 मार्च को सरकार का बजट पेश करेंगे। विपक्ष के पास इस बार सरकार को घेरने के लिए धान, किसान और शराबबंदी सहित कई मुद्दे हैं। सरकार भी आत्मविश्वास के साथ विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि बजट सत्र में विपक्षी तीर के हमलों पर कैसे पलटवार करेगी सरकार। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।
छत्तीसगढ़ में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। परंपरा के अनुरूप जो नया सत्र होता है उसमें राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है और अभिभाषण में परंपरा के अनुरूप अमूमन सरकार अपनी उपलब्धियां बताती है और जहां तक ये बजट सत्र है तो जो भी सरकार को नई घोषणाएं करनी होती है वो अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री करते हैं, जब उसका उत्तर देते हैं, रिप्लाई करते हैं। और ये बात भाजपा कांग्रेस सभी के लोगों को मालूम है। लेकिन ये परंपरा भी है कि जब राज्यपाल का अभिभाषण होता है, जो विपक्ष होता है उसका काम होता है क्रिटिसाइज़ करना, कुछ ना कुछ इसमें कमी निकालना, तो वो अपना काम कर रहे हैं। और कांग्रेस यानी सत्ता पक्ष का ये काम होता है कि वो अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करे और जिन बातों को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा उनको जवाब दे। आज पहला दिन था और 23 बैठकें हैं जिसमें लगातार हम इस तरह के घटनाक्रम देखेंगे जब लगातार सरकार पर हमले होंगे, सरकार जवाब देगी और उसका काउंटर करेगी। इन सारी बातों पर चर्चा के लिए, चूंकि आज अभिभाषण का दिन था, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी हैं। बांदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से रमेश वर्ल्यानी जी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। वर्ल्यानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल वर्ल्यानी जी आपसे कर लिया जाए, चूँकि सरकार अपनी उपलब्धि राज्यपाल जी के अभिभाषण के माध्यम से जनता तक पहुँचाती है और ऐसे में जो विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, धर्मलाल कौशिक, उन्होंने कहा है कि सरकार ने कोई अपनी भविष्य की योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया है। और जो जेसीसीजे के नेता हैं उनका भी कहना था कि इसमें कुछ खास नहीं है, मुद्दों पर बात नहीं हुई है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता जो रविंद्र चौबे जी हैं, उनका कहना है ये स्वर्णिम छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ता हुआ कदम है अभिभाषण। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से उनके नेता लगातार अब दिन प्रतिदिन आपकी सरकार को घेरते जा रहे हैं, तो ये जो विरोध है उसको किस रूप में लिया जाना चाहिए? देखिए शिशिर जी, आपने अपनी भूमिका में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया कि राज्यपाल के अभिभाषण में क्या सामग्री परोसी जाती है और बजट में क्या चीज़ें आती हैं। और मैं समझता हूं कि धर्मलाल कौशिक जी नेता जो प्रतिपक्ष हैं वो संसदीय परंपराओं के ज्ञाता हैं, अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। उनको भी ये पता है कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार अपनी उपलब्धियों की ही जानकारी प्रस्तुत करती है राज्यपाल महोदय के माध्यम से। और राज्यपाल महोदय ने आज जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ से जो शुरुआत की है उसी में पूरे योजनाओं का सार आ जाता है कि हम किस ढंग का नया छत्तीसगढ़ किस ढंग का बना रहे हैं, जिसमें आम आदमी के जो खाद्य सुरक्षा गारंटी है, आम आदमी के रोजगार का मामला है, आम आदमी की शिक्षा का मामला है, आम आदमी के स्वास्थ्य का मामला है, ये जो बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें हैं उसमें सरकार के क्या उल्लेखनीय काम हैं, उनका सारा विवरण राज्यपाल के अभिभाषण में परिलक्षित होता है। अब तो मेरा ये कहना है कि जो एक परंपरा है, संसदीय परंपरा, उसका निर्वाह किया गया है और राज्यपाल ने उन्हीं क्षेत्रों को अपने भाषण में समावेश किया है जिस पर राज्य सरकार ने पिछले 2 सालों में काम किया है और जो नीतियां बनती हैं उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सारी उपलब्धियों को क्रमवार रखने का काम किया है। सबसे बड़ी चीज़ है छत्तीसगढ़ में किसानों की धान खरीदी। ये ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा साधन है यहाँ कृषि, और कृषि को मजबूती देने का मतलब है यदि कृषि को अपने आर्थिक आधार मजबूत किया है उसका प्रभाव शहर के व्यापार और उद्योग में पड़ता है। ये सबसे बड़ा एक काम इस सरकार ने किया है, उसको राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में परिचित किया है। जहाँ तक आपने कहा कि विपक्ष का हमलावर है, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष का काम ये है लोकतंत्र में कि जो सत्ता पक्ष है उसकी यदि कोई गलतियां हैं या कुछ कमियां हैं उसको उजागर करना ताकि सत्ता पक्ष उन गलतियों या कमियों को दूर कर सके। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। तो ये कोई विपक्ष से हमको चुनौती मिल रही है ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्षी चुनौतियां स्वीकार है और सत्ता पक्ष भी पूरी ताकत के साथ उनका जवाब देने के लिए सक्षम है। चलिए वर्ल्यानी जी, आपने तो अपनी बात बहुत संजीदगी के साथ रखी है। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी भी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बहुत लंबा अनुभव है। बांदी जी, जिस तरह से आपको भी मालूम है कि अभिभाषण में क्या होता है, लेकिन और आपके पास अभी और भी समय 23 बैठकें हैं, उसमें आप लगातार बातों को उठा सकते हैं,
2300 प्रश्न लगे हुए हैं, 117 ध्यानाकर्षण, जिसमें आपकी पार्टी के लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। भले वो सवाल कांग्रेस के लोगों ने भी लगाए हों या जेसीसीजे के नेताओं ने भी लगाए हों, तो इतनी ज़्यादा जल्दबाजी किस कारण से आपकी पार्टी को कि लगातार राज्यपाल जी के अभिभाषण में आपको ऐसा क्या गलत बयानी लगी कि सरकार ने कुछ गलत आंकड़े पेश किया, कुछ गलत छवि पेश किया, सरकार ने जो काम नहीं किया उसके बारे में सरकार ने अपने आप को प्रेजेंट किया है? श्रीज भाई, महामहिम राज्यपाल की आज अभिभाषण हुआ। यह अभिभाषण सरकार की छवि को प्रदर्शित करता है, उसकी योजनाओं को कुछ प्रदर्शित करता है और उनकी उपलब्धियों को भी बताने का कष्ट करता है। लेकिन जिन बातों का उल्लेख इस अभिभाषण में किया गया है वो बेहद ही निराशाजनक है और नीरस है। ये इसमें लगभग छत्तीसगढ़ राज्य का 1 लाख करोड़ से ऊपर का ही बजट रहता है। इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए होना होता है, परंतु जिस तरीके से ये अभिभाषणों का महामहिम के द्वारा उल्लेख करवाया गया है, पढ़वाया गया है उनकी योजनाओं को, तो ये केंद्र सरकार की योजनाओं को ही पढ़ाया गया है। वो जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को ही उसको उल्लेख किया गया है। चाहे इनकी महती योजना है नरवा, घुरवा, गरवा, बारी, इसको भी देखोगे तो सीधे सीधे रोजगार गारंटी से जुड़ा हुआ मामला है इनका है ना। नल जल मिशन को अगर देखा जाए तो नल जल मिशन भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं। इनकी तो मुख्य विषय यह था, इस बात की प्रतीक्षा थी इसमें कि इन्होंने 2019 में जो घोषणा पत्र किया था, जो जनता से वादा किया था, उनको आत्मसात किए हैं, वो इनकी प्राथमिकता में दिखती है। लेकिन उन घोषणाओं में जो इन बातों का जो उन 2019 की बातें आई हैं, जिनको घोषणा पत्र में गंगा जल धर के कसम खाते थे, जनहित में बात करते थे, आज उसका लक्षण दिख नहीं रहा है। इनकी ऐसी उपलब्धि नहीं दिख रही है जिसको ये कह सके, बल्कि ये गरीब लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना बनना चाहिए था, आज 2 साल से लगभग बंद पड़ा हुआ है। ये कैसी छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि है भाई? जो बोनस मुआवजा की बात किए थे, अभी तक के रो करके बोनस देने का ये प्रयास कर रहे हैं, जो किसानों के लिए उपयोग नहीं हो पाता है। शराबबंदी की बातचीत करते हैं। ये कैसा है कि छत्तीसगढ़ में जो वादा किया गया था वो उसमें लक्षण नहीं दिख रहा है। कम से कम सरकार की विजन है, भविष्य की योजना मानते हैं, तो इन अभिभाषणों में छत्तीसगढ़ का भविष्य कतई दिखता नहीं है। यह कोई ऐसी कोई नया योजना की कोई कल्पना नहीं किया गया है जिसको ये करें। और यदि फूड पार्क की बातचीत करते हैं कि सरकार में हमने कोई कल्पना किया, तो कहां खोले हैं यही बता दे। ये गरीबों के लिए 2 BHK के मकान देने की बात किया गया था, वो कहां है यही बता दे, है ना। गढ़वो छत्तीसगढ़, मतलब आज की स्थिति में केवल एक भावनात्मक बातें रह गई है और परेशान है। गरुआओं के गायों की इतनी मृत्यु हुई है, गायों को नियंत्रण नहीं कर सके। कैसे किसान की हित ऐसी है बिना गायों को संरक्षित दिए हुए? इनके कौन से गोठान है? नरवा, घुरवा, गरवा, बारी, एक तो केंद्र सरकार की योजनाएं मनरेगा से चल रहा है। बांधी जी, आपको मालूम है कि जब अभी बजट सत्र है, बहुत लंबा सत्र है, इसमें आपको मौका मिलेगा, विभागवार भी चर्चा होती छत्तीसगढ़ में, तो आप हर विभाग के बारे में बात कर सकते हैं। और रही बात जहां केंद्र सरकार की योजनाओं की, तो जिन केंद्र सरकार की योजनाओं में सरकार पैसा नहीं डालती, तो आपकी पार्टी ही उसका विरोध करती कि उसमें सपोर्ट नहीं कर रही कांग्रेस की सरकार, और जब उसमें पैसा डालते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। एक और बात, ये जिस तरह से आपने बोला कि इनकी कोई उपलब्धि नहीं, तो क्या आप नहीं मानते कि प्रवासी मजदूरों के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने अच्छा काम किया? क्या आप नहीं मानते उस समय जो लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की, जिन चीजों का उल्लेख किया, उसमें आप सुरेश भाई इस पर बोलना चाहता हूं। प्रवासी मजदूरों का नाम लिया तो आप आज पूरे छत्तीसगढ़, एक सुरेश भाई 1 मिनट जी बोलिए। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जो प्रवासी मजदूरों का जो हमने उसकी व्यवस्था, रख रखाव, भोजन की व्यवस्था किया है, 14वें वित्त के पैसे से किया है। सरपंचों ने, पूरे छत्तीसगढ़ के सरपंचों ने
कर्ज लेकर के कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था बनाई है। आज भी वो कर्ज में है, उसका भुगतान तक के होने में बहुत कठिनाई है। बहुत सारे सरपंच पूरे छत्तीसगढ़ में इन बातों को लेकर के परेशान है। सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है यही बता दे। ये बिल्कुल फेल है। इनकी कल्पनाएं अस्थिर कल्पना है, स्थिर नहीं है इनकी। स्थिर कल्पना प्रवासी मजदूर की व्यवस्था ग्राम पंचायतों ने किया, 15वें वित्त के पैसा किया। या तो सरकार कितना दिया है, हाँ, रमेश वल्यानी जी बता दे कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में इनकी देख रेख करने के लिए कितना बजट अलॉट किया गया है, उसको बता दे किस मत से दिया गया है इनका। देखिए, वल्यानी जी तो जवाब देंगे ही और आपके पास भी अवसर होंगे विधानसभा में चीज़ों को उठाने का। मेरा सवाल ये था कि जो अभिभाषण में जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है, जिन उपलब्धियों को बताया, उसमें आपको क्या दिक्कत है? क्या वैसी चीज़ें नहीं हुई है? चलिए मान लिया आपने कि 14वें वित्त की राशि सरपंचों ने उपयोग किया और उनको अभी तक पैसा नहीं मिला, लेकिन व्यवस्था तो हुई है ना, सरकार ने एक व्यवस्था तो बनाई है और यदि उन्होंने पैसा खर्च किया है तो वो तो सरकार को देना ही पड़ेगा। आपको भी मालूम है आज वो कर्ज में है। सरकार ने एक झूठा आश्वासन दिया और वो अभी तक के उनके प्रतीक्षा में बेचारे सरपंच जो हैं वो प्रतीक्षारत हैं। चलिए इस बात का भी जवाब लूंगा मैं वल्यानी जी से। अभी जी ने जिस तरह से अभिभाषण की जो खामियां निकाली हैं, उनका कहना है कि जो प्रवासी मजदूरों के मामले में सरकार ने उपलब्धि बताई है उसमें उन सरपंचों को अभी तक पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसी और उन्होंने तमाम बातें की हैं। नरवा गरवा घुरवाबारी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की मनरेगा योजना के तहत ये चला रहे हैं। इन सारे आरोपों पर ये चूंकि सदन के अंदर भी उठेंगे और अभी आज सारे मीडिया से भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरह की बात की है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? शिशिर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री के पद पर भी रहे हुए हैं। बीजेपी के नेताओं को मालूम होना चाहिए कि देश में संघीय व्यवस्था है और केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं के बदले में अब केंद्र सरकार 42% जो सेंट्रल हमारा रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसका राज्य को देते हैं। पहले केंद्रीय प्रवर्तित योजना में अलग अलग पैसा आता था, अब उसको हटाकर फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के आधार पर यह कर दिया गया है कि जो भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज वसूल होगी उसका 42% राज्यों को दिया जाएगा। इसलिए बजट का आकार आपको बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो कोई केंद्र कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, वो राज्य की जनता का आर्थिक अधिकार है, वो हमको मिल रहा है। तो ये जो बार बार बीजेपी के कहते हैं कि केंद्र के पैसे से चल रही है, ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्यों को अलग अलग हिस्सा होता है, उसमें बंटवारा होता है। और जहाँ तक उन्होंने प्रवासी मजदूरों को लेकर बात की है तो मैं उनको बता दूं कि प्रवासी मजदूरों के ऊपर जितना राज्य सरकार ने उनके भोजन के लिए, उनको सुरक्षित उनके घरों पहुंचाने के लिए, न केवल प्रदेश के अंदर पर दूसरे राज्यों में भी पहुंचाने का आपने काम किया है और उसकी प्रशंसा केंद्र सरकार ने भी की है। गांधी जी को याद रखना चाहिए। और राज्यों में जो अलग अलग योजनाओं में हमने काम किया है, चाहे मनरेगा का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे लघु वनोपज का खरीदी का मामला हो, 11 विशिष्ट पुरस्कार केंद्र सरकार ने अलग अलग योजनाओं पर हमको दिए हैं। क्या ये उपलब्धि नहीं है राज्य सरकार की? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यदि राज्य के अच्छे कामों पर लेकर केंद्र सरकार ने 11 पुरस्कार दिए हैं तो गांधी जी को उसकी बात की भी याद करनी चाहिए। जहाँ तक राजीव न्याय योजना की बात वो कर रहे हैं, हम तो पूरा बोनस देना चाहते थे। पहले साल में डॉक्टर रमन सिंह जी को 2018 में बोनस देने की छूट मिली हुई थी। ये हमारा सौभाग्य था और उनका दुर्भाग्य था कि सरकार हमारी बन गई और उसके नाते पहले साल में हमने 2500 रुपये में धान खरीदी की, लेकिन दूसरे साल ही केंद्र की सरकार ने कह दिया कि खबरदार यदि बोनस देंगे तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। तो हमने समर्थन मूल्य पे धान खरीदी की है और जो अंतर की राशि है उसको राजीव न्याय योजना के माध्यम से दे रहे हैं। 3 किस्त दे चुके हैं, चौथी किस्त 15 मार्च को देने का हमारा वादा है। उसके बाद विपक्ष कहता है किसानों के साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं। आपने 15 साल में एवरेज 50 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा धान नहीं खरीदा। हमने पहले साल में 80 लाख मेट्रिक टन, दूसरे साल में 43 लाख मेट्रिक टन और इस समय 93 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा है गांधी जी। और आपकी केंद्र सरकार क्या अन्याय कर रही है? आपने कहा 60 लाख मेट्रिक टन धान लेंगे, अब उसको 40 लाख मेट्रिक टन कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार का जो रवैया है राज्य के प्रति, क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी की सरकार है, केंद्र में भाजपा के लोग हैं, लेकिन इस संघीय व्यवस्था में इस तरह का यदि काम होगा तो कैसे राज्य केंद्र चल पाएंगे? गांधी जी आप बोल सकते हैं
वरलानी जी लगातार केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं। पूरी बात मैं कर लूं आपके। हाँ सुरेश भाई, वरलानी जी समय कम है, टारगेट नहीं कर रहा हूं, खत्म करेंगे। मैं तथ्य बता रहा हूं। सुरेश भाई मुझे बोलने का दिया, 1 मिनट रुक जाइए, अब आप कहते हैं कि वरलानी जी को बोल लेने दीजिए। मुझे बोलने का मौका दे। मोर जमीन मोर मकान, 1 मिनट आपको बोल कर नई उद्योग नीति गांधी जी बनाए हैं, कुटीर और लघु उद्योगों को हम प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। आप बोले फुटकार पे हैं, हमारी नई उद्योग नीति पढ़ तो लीजिए, उसमें कैसे हमने वरलानी जी समय कम है, मैं बांदी जी के पास जाना चाहूंगा। आप थोड़ा इंतजार तो करिए, कैसे नए उद्योग आ रहे हैं। बांदी जी आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ सुरेश भाई, ये केंद्र सरकार राज्य सरकार की बात करते हैं तो इनसे एक प्रश्न पूछ लेना, जिन गरीब आदमियों को छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास का निर्णय मिला था, लगभग 2 सालों से गांव में प्रधानमंत्री आवास बनना बंद हो गया, उसका कारण बता देंगे ये क्यों बंद हो गया है? दूसरा कारण ये बता दें शिरीष भाई कि जिन ग्राम विकास की बात करते हैं, ग्राम विकास में कौन सी योजना है जिसका डेवलपमेंट है? पूरा छत्तीसगढ़ में ग्राम विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई है, केवल मनरेगा के काम से चल रहा है। उसका सम्मान निधि का है कि किसानों को आज भी मोदी जी कहते हैं कि हम सम्मान निधि 6,000 रुपए देंगे, आज तक के उसकी प्रक्रिया करने में दुनिया भर के किंतु परंतु यद्यपि करके ये कह रहे हैं। किसानों की धान खरीदी की बात करते हैं, ये एक आज भी किसानों को जो पंजीकृत किसान है और धान के लाखों किसान का अंतर है। पहली बार गिरदावली करके किसानों का रगबा काटने वाली सरकार कांग्रेस की है, जो किसानों का रगबा काट करके उन्हें परेशान करने वाली सरकार है, यदि रगबा है ना? हाँ ना, ये आपने देख लेना, पढ़ लेना कितने आपने पंजीयन किया है और कितने का धान का खरीदी किया है और किसानों का रकबा कितना काटा है आपने। आप देख लीजिए इसको, प्रवासी मजदूरों का। अरे भाई आप है ना, और जमीन अधिग्रहण की बात करते हैं, उद्योग धंधा लगाने की बात करते हैं। आज आपने बस्तर में संभाग में आपने जो उद्योग लगने वाले थे उस जमीनों को आपने ले लिया है। अब वहां पे फिर से उद्योग लगाने के लिए आपको कैसे उद्योग के लिए वातावरण बनाएंगे? आप दोहरी बात करते हैं, इसमें एक प्रकार का दोहरा व्यवहार है आपका। चलिए, कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया है और चूंकि राज्यपाल का अभिभाषण आज पहला दिन था और लगातार इस तरह के वाद प्रतिवाद सामने आएंगे, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और ये तो जनता को फैसला करना, जनता की अदालत में फैसला होगा कौन सही है और कौन गलत। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।